मेरे 100 में से 89 मार्क्स थे। मैं आपको इस बार मैंने 85 टारगेट किया था। मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा, आप 180 टारगेट करो। 180 क्यों टारगेट करो? जो सिलेक्शन मेरा हुआ, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा उसमें रोल एक तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का होता है। टेस्ट आप लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और साथ में स्वाध्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना कोचिंग गए नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना वो है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, 4 लोग के पास हमेशा दे ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट कि आप क्या कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा। तो ना कई बार जो भी एस्पिरेंट होता है उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप नेगेटिविटी को तो छोड़िए। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि रह रह कर आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, और आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और जैसा कि सिलेक्शन तक की टैगलाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। तो आज पटवारी की सीरीज में हमारे साथ शुभम सर हैं। इनसे बात करेंगे इनने कैसे तैयारी की थी, और पीएससी की तैयारी के साथ पटवारी की भी तैयारी इनने की है और आगे भी इनकी जारी है। तो सर नमस्कार, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिलेक्शन तक का, और मुझे उम्मीद है कि तमाम पटवारी के अभ्यर्थी देख पा रहे होंगे मुझे। तो आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं और शुरुआत करता हूं अपने इंटरव्यू की कि आप कैसे इसे बेहतर बनाने में कुछ छोटा सा योगदान मैं भी दे सकूं। सर तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, और आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की थी, आपका क्या एम था? जी, मेरा बैकग्राउंड जैसे मैथ साइंस बैकग्राउंड से था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी। 2016 बैच में मैंने इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो मुंबई में मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। वहाँ पर आप देखते हो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी वगैरह अच्छा होता है, प्रोग्रेस वगैरह है, लेकिन वर्क कल्चर जो है वहाँ का, वो कहीं ना कहीं जो हमारे विशेष तौर पे मध्य प्रदेश का जो युवा है, हम लोगों की आदत एक इस प्रकार से है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना टेंशन वाले जॉब्स पसंद नहीं होते। जैसे पटवारी की हमारी जॉब है तो उसमें काफ़ी स्वतंत्रता है। सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आज अगर मैं हूँ या मेरे साथ वाले और भी साथी हैं जिन्होंने या तो MPPSC सिलेक्शन ले लिया है या अभी प्री मेंस इंटरव्यू के अलग अलग दौर पे हैं, इसका कारण ये है मध्य प्रदेश में पटवारी के अलावा ऐसी कोई दूसरी जॉब नहीं है जो आपको इतनी स्वतंत्रता देती हो कि आप अपने जॉब के साथ में तैयारी भी कर सको। तो पटवारी एग्ज़ाम देने से पहले आप जॉब कर रहे थे? जी, पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। उसके बाद ग्रेजुएशन और सिलेक्शन के बीच, पटवारी सिलेक्शन के बीच 1.5 साल का अंतर है मेरे। 6-7 महीने जॉब के थे। उसके बाद 5-6 महीने में मतलब मैंने छोड़ दी थी जॉब पहले प्राइवेट सेक्टर की, और MPPSC के लिए सिलेक्शन के लिए तैयारी करना शुरू की थी। लेकिन चूंकि MPPSC का सिलेबस अगर आप देखो और पटवारी का देखो तो बहुत ज़्यादा आपस में कोइंसाइड करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। पंचायती राज हम लोगों के टाइम पर नया एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था जो बहुत ज़्यादा लोग अनअवेयर थे उससे। नई बुक्स आई थी कुछ भी, लेकिन आपको उसमें मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला था जो सबके लिए नया था। आप कभी जैसे इस बार मेंस में इसमें सब्जेक्ट कौन सा आया है नया, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी लोग घबरा रहे हैं। आप नेगेटिविटी ये छोड़ो कि मैनेजमेंट सबके लिए नया है, केवल आपके लिए नहीं। पर वही है ना कि कोई जब भी नया सब्जेक्ट जुड़ता है तो क्या है कि लोग भ्रमित रहते हैं, अब कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, मार्केट में जो भी बुक आते हैं उठा लाते हैं जी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बिल्कुल इस बारे में बोलूँगा। हम चूँकि पढ़ने के भी शौकीन हैं और इसलिए जाते रहते हैं। जबलपुर में बहुत ज़्यादा फेमस 2 बुक स्टोर हैं जहाँ पर ऐसी करके बुलाया जाता है। अपन जाते हैं बुक स्टोर में, क्या होता है कि वहाँ पर आप किसी भी बुक स्टोर में वैसे आप जाओ तो आप देखोगे कांस्टेबल एग्ज़ाम आया है, पटवारी एग्ज़ाम आया है। बुक पब्लिश करने वाले, उनकी नीयत जो भी अच्छी ही रहती होगी, बुक पब्लिश करने का, ज्ञान का काम करे, लेकिन उनको अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो वो कवर पेज पर फ़ोटो लगा देंगे, पटवारी एग्ज़ाम आए तो पटवारी की फ़ोटो लगा देंगे, कांस्टेबल आए तो कांस्टेबल। तो क्या है, एस्पिरेंट जो हमारे होते हैं वो भ्रमित बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को लेकर हो जाते हैं। हर बार एक नई किताब ले आए। अभी बात है ना कि इस दौर में सर पब्लिकेशन का अधिक हो गए हैं, यूट्यूब चैनल अधिक, तो क्या भ्रामक जानकारी ज़्यादा। तो मैं बस एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देना चाहूँगा कि आप ना सब्जेक्ट मजबूत करें। आपका सबसे बड़े 2 गुरु हैं, एक तो है सिलेबस और दूसरा है आपका बड़ा गुरु आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सिलेबस में अगर आपकी जो चीज़ नहीं पूछी जा रही है, हम लोगों का जब पेपर हुआ तो हम लोगों के में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी लोगों ने या वैसे सब्जेक्ट पढ़ लिए जो नहीं पूछे जाते। इंडियन इकोनॉमी नहीं पूछी जाती, आपने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया, कोई मतलब नहीं। वैसे ही अभी भी 8 सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट को छोड़ के 7 सब्जेक्ट बहुत पुराने ही हैं, कुछ नया नहीं है। आप हर अलग अलग पब्लिकेशन की बुक पे ना देखें,
बुक्स अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा। तो आप अलग अलग पब्लिकेशन इस पे नहीं देखें कि पटवारी एग्जाम है तो जिस किताब के कवर पे लिखा है पटवारी एग्जाम मैं उसी बुक को खरीदूंगा, ये नहीं आपका सब्जेक्ट है एमपी जी के, आप एमपी के लिए एक अच्छी किताब खरीदें। हिंदी है, आप हिंदी के लिए लूसेंट की एक बहुत अच्छी हिंदी की किताब आती है, आप वैसे ले सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है व्यापम के एग्जाम्स में। साइंस हो गया, आप बेसिक लूसेंट भी कवर करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हमारे भैया हैं उनने एक चीज़ बोली कि एमपीपीएससी और व्यापम ये पटवारी एग्जाम में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। जैसे हम लोग एमपीपीएससी एस्पिरेंट ही रहे हैं और आज भी हैं, तो एक बड़ा डिफरेंस ये है कि टेस्ट मैच और वनडे और 2020 का खेल है। आप जीते चाहे 2020 या टेस्ट मैच, आप तो विनर कहलाते हो। तो आप पटवारी में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें जीतना है। टिक मार्क का क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा अप्रोच की ज़रूरत नहीं, एक दिन का है, जो जीता वही सिकंदर, आप उस दिन जीत जाओगे। तो आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, सब्जेक्ट पर ध्यान दो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लगाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर व्यापम में की वेबसाइट में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 करके मिल जाएगा पेपर, क्योंकि उसी के अराउंड में हो रहे हैं, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पुराने पेपर दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कैसे मदद मिलती है। मैं आपको बताऊं, 2017 बैच जब हुआ, मतलब हम लोग का पेपर हुआ, आप टारगेट एक तो सेट कर लो। मेरे 100 में से 89 मार्क्स थे। मैं आपको इस बार मैंने 85 टारगेट किया था। मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा, आप 180 टारगेट करो। 180 क्यों टारगेट करो, आप छोटी छोटी कमियां भी अपनी मेज़र करते चलो। पुराने पेपर देखे, एक क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में, मेरे पेपर में आया क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ज़्यादा भारी जनजाति का बहुल क्षेत्र है, पातालकोट बोलते हैं। तो पूछा गया कि पातालकोट अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। अब ये मध्य प्रदेश की क्या, दुनिया की किसी किताब में पातालकोट का इतिहास भी आप पढ़ो तो ये नहीं है कि मध्य प्रदेश अंतरिक्ष से पातालकोट कैसे दिखाई देता है। अब इसके लिए या तो आप अंतरिक्ष जाओ, पातालकोट के ऊपर ड्रोन लेकर और बताओ, तो ये नहीं पढ़ सकता था कोई व्यक्ति। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस चीज़ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का फायदा ये मिला, मैंने पहले व्यापम का कोई पेपर लगाया था, जेल गार्ड के पेपर में उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसका आंसर था कि पातालकोट घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता। मेरे पेपर में मुझे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का फायदा मिला, मैंने तुरंत टिक मारा। अभी एमपीपीएससी के पेपर में पिछले साल एक क्वेश्चन आया कि रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से मिलती है। रेशम बुनकरों की जानकारी का क्वेश्चन आया, उसका आंसर था मंदसौर या दशपुर अभिलेख। अब इस बार के पीएससी के प्री में क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि विश्व का पहला विज्ञापन किसको कहा जाता है। रेशम बुनकरों के बारे में बताया गया, तो जारी सी बात है रेशम बुनकर यानी व्यापारी ही एक तरीके से कहलाए। इस बार एमपीपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा कि व्यापारी पहला विज्ञापन विश्व का कौन सा है। तो मैंने कहीं ना कहीं एनालाइज, ये किसी किताब में नहीं है कि विश्व का पहला विज्ञापन कौन सा है, लेकिन अपन ने कहीं ना कहीं एनालाइज किया कि रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर में थी। बुनकर व्यापार ही करेंगे ना, अपने घर के लिए तो बुनकर कर नहीं रहे। तो मैंने उसमें आंसर किया टिक, मंदसौर अभिलेख, दशपुर अभिलेख, और वही सही आंसर है। ज़्यादातर मेरे साथियों ने जिनने ये एनालाइज किया, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपका सबसे बड़ा गुरु है, आपका सिलेबस गुरु है। आप किताबों में मत उलझिए, हर एक सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अच्छी किताब निकालिए और जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए, इनमें से आप भी, कई लोग पूछ रहे थे कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सा सॉल्व पेपर लें, तो अभी तक मैंने इसलिए सजेस्ट नहीं किया क्योंकि मार्केट में जल्दबाजी में अभी बुक्स आई भी नहीं उस प्रकार से। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि 10, 15, 20 दिन बाद और भी बुक्स आने वाली हैं, और कोई ऐसा सॉल्व पेपर जिसमें अभी तक के जो एग्ज़ाम है उसके पेपर समाहित हो और टॉपिक वाइज हो, उसको ही सजेस्ट करूं। तो अब मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। तो सर, आपने जैसे पीएससी की तैयारी इस फील्ड की जॉब में कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी है। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है कि आपको 9 पे जाकर पंच करना है, 5 बजे निकल आना है। एक तो जनता से जुड़ी हुई नौकरी है, आपकी जनता आपसे संतुष्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो शासकीय कार्य दायित्व आपको सौंपे गए हैं, आप उन्हें जिम्मेदारी से करें। मेरा अगर काम कोई भी शासकीय दायित्व सौंपा गया है, शासन की विभिन्न योजनाएं आती हैं, तो उन्हें अगर मैंने सही तरीके से कर लिया तो फिर मेरे वरिष्ठ अधिकारी हों या अन्य जो भी स्टाफ हो हमारे, तो उनका हमें भी सहयोग रहता है। और दूसरी चीज़ कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर टाइमिंग का इशू नहीं है कि आप इतने बजे ऑफिस जाइए। फील्ड का नौकरी है, आपके यहाँ सीमांकन लगा हुआ खेत में आपने करा दिया किसान का, किसान आपसे संतुष्ट है, आप ठीक है, आपने निपटा लिया। समय पे आप प्रबंधन कर सकते हैं, आप पहले चले जाएं, बाद में चले जाएं, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज करके आप अपने पढ़ने के समय को बाकायदा निश्चित कर सकते हैं। उस आधार पे आप काम निर्धारित कर सकते हैं। आपके साथ ये मजबूरी नहीं है कि 9 से 5 तो मुझे ऑफिस में ही रहना पड़ेगा, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँ। आपने कोई टेस्ट सीरीज या क्लास ज्वाइन की थी?
टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगानी चाहिए, थोड़ा बहुत क्लास वगैरह मैंने एक आध जगह थोड़ा बहुत गया था, लेकिन जो सिलेक्शन मेरा हुआ मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा उसमें रोल एक तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स का होता है। टेस्ट आप लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और साथ में स्वाध्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना कोचिंग गए नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे लगता है अगर इंसान स्वाध्याय को बहुत ज़्यादा फोकस करें, आप सिलेबस कीजिए, टारगेट निर्धारित ज़रूर करिए। आप एक चीज़ मैं और बोलूँगा, नेगेटिव लोग, जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले सेमिनार में बोला था, लोग नेगेटिव होते हैं, आप नेगेटिव बातों पर मत जाइए, क्योंकि नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज ब्रिंग यू डाउन। तो नेगेटिव लोग आपको सिर्फ अपने जैसा ही बनाने के प्रयास करेंगे। आप नेगेटिव नहीं करिए, आप टारगेट करिए। मैं आपको अपने अभ्यर्थियों को टारगेट देता हूँ, अपने साथियों को, मेरे भविष्य के साथियों को, कि आप 180 का टारगेट करिए। कठिन लग सकता है लेकिन आप टारगेट करिए, एक सिक्योर होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 85 टारगेट किया था और 89 आए, क्योंकि परसेप्शन आपका हो जाता है। आप फिर सोचते हैं कि एक नंबर मेरा फिसलेगा कहाँ से। चलिए दोस्तों, तो आगे इनसे हम डीसी के रूप में फिर से मुलाकात होगी। एक लास्ट लाइन ये बोलूँगा कि एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, फिर भी बोलना चाहूँगा। कठिन दौर चल रहा होगा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा थोड़ा सा ही। क्या होता है, आज जॉब में है, हो सकता है हम और भी बेहतर उम्मीद करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति तैयारी करता है ना, तो उस दौरान बहुत से लोग, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ना वो है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, 4 लोग के पास हमेशा दे ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट, कि आप क्या कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा। तो ना कई बार जो भी एस्पिरेंट होता है उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप नेगेटिविटी को तो छोड़िए। मेरे मित्र ने दुष्यंत कुमार की कविता की कोट की थी कि आज बड़ा कठिन दौर है और सिलेक्शन के बाद फिर मज़े ही मज़े। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि रह रह कर आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, और आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। तो यही है, और बढ़िया पढ़िए, झंडे गाड़िए, और कोई भी लक्ष्य, चाहे पटवारी हो, भविष्य में आप, मैं और साथी सारे डीसी बने, MPPSC क्रैक करें, और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और जैसा कि सिलेक्शन तक की टैगलाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।